सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो मेन टॉपिक है वो चल रहा है विनिश्चय की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जो आज का जो सब टॉपिक है वह है कारागार में निरुद्ध साक्ष्यों की उपस्थिति। ये इस टॉपिक को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16 क्लॉज के अंतर्गत कवर किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो कारागार में निरुद्ध व्यक्ति होते हैं, साक्षी होते हैं, उनकी उपस्थिति के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम निरुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो निरुद्ध शब्द के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत निरुद्ध किए जाते हैं। दूसरा जो शब्द है वह है कारागार। शब्द का क्या अर्थ है। कारागार शब्द के अंतर्गत ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा जेल घोषित किया हो। क्या किया हो? जेल घोषित किया हो। कोई सुधारालय या हॉस्टल संस्था भी सम्मिलित है। संविधान के अंतर्गत जो कारागार शब्द है वो भारतीय संविधान की जो सूची है, राज्य सूची, उसका विषय है। ये जो कारागार है संघ सूची का विषय नहीं है। तो इन दोनों ही शब्दों की परिभाषा है वो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी गई है। जब दीवानी मामलों में कृषि प्रतिवादी, निर्णित ऋणी या साक्षी को जब सिविल कारागार में रखा जाता है तो कारागार में खर्चे उस पक्षकार से लिए जाते हैं जिसके हित में ऐसा आदेश जारी किया गया है। सरकार ऐसे खर्चे वहन नहीं करती। ऐसे खर्चों को जीवन निर्वाह भत्ता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जीवन निर्वाह भत्ता के नाम से जाना जाता है। अगर हितबद्ध व्यक्ति न्यायालय में ऐसे खर्चों की अदायगी नहीं की जाती है, नहीं करता है, तो कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के आदेश दे सकेगा। जब कोई व्यक्ति कारागार में निरुद्ध है और दीवानी मामलों के निपटारे के लिए ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करना क्या है? आवश्यक है। तो फिर क्या किया जाएगा? तो इसके संबंध में जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है, न्यायालय ऐसे साक्षी की परीक्षा के लिए क्या कर सकता है? कमीशन जारी कर सकता है। और अगर न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति की न्यायालय में व्यक्तिगत हाजिरी जरूरी है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए क्या कर सकता है? आदेश जारी कर सकता है। ऐसा आदेश न्यायालय के द्वारा जेल का जो भारसाधक अधिकारी होता है, कौन होता है? जेल का भारसाधक अधिकारी होता है, उसके नाम से जारी किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता में जो ऐसा आदेश दिया जाता है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा जारी किया जाता है। क्या ऐसा आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग भी जारी कर सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसा आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आदेश पर किसके? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर ऐसा आदेश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति हस्ताक्षर नहीं है तो कारागार का भारसाधक अधिकारी उस व्यक्ति को पेश करने से क्या कर सकता है? मना कर सकता है। जो इस टॉपिक से संबंधित जो प्रावधान हैं वो सीआरपीसी में भी दिए गए हैं। वो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो अध्याय 22 है और उसमें जो धारा हैं 266 से लेकर के 271 में दिए गए हैं। अब बात आती है सिविल मामलों की। तो सिविल मामलों में जो ऐसा आदेश होता है वो
कौन जारी कर सकता है? वो जारी कर सकता है पीठासीन अधिकारी। वे कौन सी दशाएं होती हैं जब जेल में निरुद्ध व्यक्ति को पेश न किया जा सके? तो कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जिनमें जो व्यक्ति जेल में निरुद्ध होता है उसे पेश नहीं किया जा सकता। उसमें से नंबर पहली है कि कारागार और न्यायालय के बीच में 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी है तो व्यक्ति को पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी है कि अगर निरुद्ध व्यक्ति बीमार है या अंग शैथिल्य से ग्रसित है और ऐसा प्रमाण पत्र जेल के स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा दिया जाता है कि इन कारणों से उसे पेश नहीं किया जा सकता तो उसे पेश नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके घोषणा की जा सकती है कि कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को न्यायालय के परिसर से बाहर नहीं निकाला जाए तो भी पेश नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा व्यक्ति किसी अवधि तक के लिए किसी आपराधिक अन्वेषण के मामले में अवरक्षा या सुपुर्दगी में है तो भी पेश नहीं किया जा सकता। अगर भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि उसको पेश करने पर न्यायालय का समय समाप्त हो जाएगा या न्यायालय बंद हो जाएगा तो भी वो क्या कर सकता है? मना कर सकता है। उक्त अवस्था में उसे पेश नहीं किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए क्या किया जाता है कि कमीशन जारी किया जा सकता है। तो निरुद्ध व्यक्तियों के साक्ष्यों की परीक्षा से संबंधित जो प्रावधान हैं वो सीआरपीसी में भी दिए गए हैं और उससे संबंधित जो प्रावधान हैं वो कहाँ पर भी दिए गए हैं? सीपीसी के अंतर्गत भी दिए गए हैं। दोनों ही जो प्रावधान हैं दोनों में ही एक तरह से समान प्रावधान है, बस केवल अंतर यह है कि जो आदेश जारी किया जाता है वो सीआरपीसी के अंतर्गत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर आदेश जारी करता है तो वो मुख्य जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उस आदेश पर उसके प्रति हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन सिविल मामलों में जो आदेश दिया जाता है वो केवल पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।